अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हम इस वीडियो में जानेंगे उत्सर्जन के बारे में। हम पढ़ेंगे पादपों में और मानव में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमने पिछले कौन कौन से प्रक्रम पढ़े हैं। तो हमने पिछले प्रक्रम पढ़े थे, पहला था पोषण, दूसरा था श्वसन, तीसरा था परिवहन या संवहन। इन तीन प्रक्रम के बारे में हमने पढ़ा और हमने ये देखा ये तीनों जो थी उपापचयी क्रियाएँ थीं। इन क्रियाओं के दौरान क्या था, कुछ वर्ज्य पदार्थों का निर्माण हो रहा था, कुछ वेस्ट मटेरियल का निर्माण हो रहा था, जिसका निष्कासन हमारे शरीर से बाहर होना आवश्यक है। तो पहले हम ये जानते हैं कि ये वेस्ट मटेरियल क्या थे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल पादप को लें, पौधों को लेते हैं, तो पौधक में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही थी तो उस टाइम क्या था, O2 ऑक्सीजन गैस वेस्ट मटेरियल है, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं था उस टाइम। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान उसका कोई कार्य नहीं था। वह क्या थी, रंध्रों के द्वारा, रंध्रों के माध्यम से बाहर निकाल दी जाती थी। इसी प्रकार जब श्वसन की क्रिया हो रही थी तो वहाँ क्या था, वहाँ CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाला जा रहा था। तो ये वहाँ के उस टाइम के वेस्ट मटेरियल है, प्रकाश संश्लेषण के और श्वसन के। तो इनका भी निष्कासन होना आवश्यक था। इसी तरह मानव में भी अगर हम एग्जाम्पल देखें तो मानव में भी क्या है, जब श्वसन की क्रिया होती है तो CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाल दी जाती है। तो ये मानव का वेस्ट मटेरियल है, वो उसको बाहर निकालता है। तो इसी प्रकार से कुछ और जो पदार्थ हैं जिनका निष्कासन हमारे शरीर से बहुत आवश्यक है क्योंकि वे हानिकारक होते हैं, तो इस निष्कासन की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। तो चलिए जानते हैं उत्सर्जन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्सर्जन की परिभाषा। वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का निष्कासन होता है। हानिकारक कैसे पदार्थ, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, उनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट जनरेट हो रहा है उपापचयी क्रियाओं के दौरान, उनका निष्कासन, उस क्रिया को क्या कह रहे हैं, उत्सर्जन क्रिया कह रहे हैं। और ये नाइट्रोजनस वेस्ट क्या हो सकते हैं, यूरिया हो सकते हैं, यूरिक एसिड हो सकते हैं, जो नाइट्रोजन, जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है, ठीक है, वो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हो गए। तो इनका निष्कासन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि ये बहुत ही हानिकारक होते हैं। अगर ये हमारे शरीर में इकट्ठे होते रहे तो ये हमारे शरीर को क्या नुकसान पहुंचाते हैं। अब जैसे कुछ जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव, वो इन अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे करते, जैसे हमने अमीबा में देखा था। अमीबा क्या कर रहा था, जो पोषण प्रक्रम में हमने पढ़ा, अमीबा क्या करता है, अपच भोजन को कोशिका की सतह पर लेकर जाता है और वहाँ से उसको निष्कासित कर देता है। तो इसी प्रकार समझिए, एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विसरित कर देते हैं। विसरण क्रिया के माध्यम से ये जल में क्या कर देते हैं, विसरित कर देते हैं। और वहीं जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, उनके अंदर इस कार्य को करने के लिए विशिष्ट अंगों का उपयोग होता है। उनके अंदर विसरण क्रिया पर्याप्त नहीं होती है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो उनके अंदर क्या होता है, विशिष्ट अंग होते हैं। जिस प्रकार उनके अंदर पाचन तंत्र था, श्वसन तंत्र था, परिवहन तंत्र था, उसी प्रकार उनके अंदर उत्सर्जन तंत्र भी होता है। तो विशिष्ट अंग होते हैं जो यह कार्य करते हैं। तो हमें उत्सर्जन की परिभाषा समझ में आ गई। वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का निष्कासन होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे उत्सर्जन कहते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट क्या हो सकते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड एक्सेट्रा। अब हम जानते हैं मानव में उत्सर्जन। सबसे पहले हम देखेंगे मानव में उत्सर्जन करने वाले अंग कौन से हैं, कौन से अंग उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा हैं। तो हम चित्र में देख सकते हैं, चित्र भी देख के चलिए। एक जोड़ा वृक्क का एक पेयर होता है, 2 वृक्क हमारे अंदर मानव में पाए जाते हैं। दूसरा है एक मूत्रवाहिनी, एक क्या होती है, मूत्रवाहिनी होती है। आप वृक्क के नीचे देख सकते हैं मूत्रवाहिनी। उसके बाद है एक मूत्राशय होता है और चौथा है एक मूत्रमार्ग। तो ये 4 चीज़ें जो आपको मानव के उत्सर्जन तंत्र में याद करनी है, ये उस तंत्र का हिस्सा हैं। ये 4 चीज़ें, एक जोड़ा वृक्क, एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग। वृक्क 2 होते हैं, वृक्क को हम किडनी भी कहते हैं। तो ये 2 होते हैं, बाकी एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग। अब इसको हम थोड़ा सा इसकी डिटेल पढ़ते हैं कि इसमें होता क्या है।
जो वृक्क होता है, जो किडनी होती है, वो क्या कार्य करती है? किडनी क्या करती है? जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको एकत्रित करती है, मतलब वहाँ पे मूत्र बनने की क्रिया शुरू होती है। तो कैसे प्रारंभ होती है उसको देखते हैं। पहले क्या होता है, वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता है। वृक्क में क्या हुआ, मूत्र बना, मूत्र बनने के बाद कहाँ इकट्ठा हुआ, मूत्रवाहिनी में जाता है, किडनी में मूत्र बना, कहाँ गया, ये मूत्रवाहिनी से होता हुआ कहाँ गया, मूत्राशय में एकत्रित हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तब तक एकत्रित रहता है जब तक मूत्र मार्ग से यह निकल नहीं जाता। ये स्टोर हाउस होता है। मूत्राशय क्या है, एक स्टोर हाउस का काम करता है। ये क्या करता है, यहाँ तब तक मूत्र इकट्ठा रहता है, यूरिन इकट्ठी रहती है जब तक ये बाहर ना निकल जाए। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या है, क्यों ये प्रोसेस हो रहा है? ये प्रोसेस इसलिए होता है, रुधिर में से जो हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो वेस्ट मटेरियल है, जो ब्लड में से हमारा जो वेस्ट मटेरियल है उसको छानकर बाहर करना, उसको छानकर ये क्या करता है, बाहर करता है। कौन कार्य कर रहा है, ये उत्सर्जन तंत्र यह कार्य करता है। जो रुधिर में से ऑक्सीजन थी वो ले ली गई, ठीक है। अब जो हानिकारक पदार्थ बचे, उसमें जो वेस्ट मटेरियल बचा, जो भोजन के जो अवशोषक तत्व थे, जो पोषक तत्व थे भोजन के, वो अवशोषित हो गए। अब जो वेस्ट मटेरियल बचा जिसकी ज़रूरत हमारे शरीर को नहीं है, वो क्या बना, अपशिष्ट पदार्थ हो गया। तो इस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर करना, इसका निष्कासन करना भी आवश्यक है। अब ये कार्य किसके द्वारा होता है, किडनीज के द्वारा होता है। अब किडनी ये कार्य कैसे करती हैं, तो हम इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, वृक्क की संरचना देखेंगे। उससे पहले एक बार आप इसको फिर से रिवाइज करिए। वृक्क का कार्य क्या होता है, मूत्र बनाना, यूरिन बनाना। और मूत्रवाहिनी का कार्य क्या होता है, वृक्क से किडनी से मूत्र को लेकर जाती है, कहाँ पर, मूत्राशय में। मूत्राशय का कार्य क्या हुआ, यहाँ पर मूत्र एकत्रित रहता है। कब तक एकत्रित रहता है, जब तक ये मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर ना निकल जाए। तो मूत्र मार्ग का कार्य क्या है, इसको, यूरिन को बाहर निकालना, निष्कासित करना शरीर के बाहर। तो ये चार जो अंग हमने पढ़े थे, इन चारों अंगों का कार्य आपको याद होना चाहिए। अब हम जानते हैं वृक्क की संरचना, किडनी की संरचना किस प्रकार होती है। किडनी का चित्र ये यहाँ पे आपको मैंने दिखाया है, इसका आप एनलार्ज्ड व्यू और देख सकते हैं। यहाँ पर ये एनलार्ज्ड व्यू आ गया है, मतलब किडनी के अंदर ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये होता है। इसको हम व्रकाणु कहते हैं। एक व्रकाणु की संरचना यहाँ दिखाई गई है। अब इसको हम एलेबरेट करते हैं, इसको पढ़ते हैं। अब व्रकाणु क्या होते हैं, व्रकाणु को हम नेफ्रॉन भी कहते हैं। ये क्या होते हैं, वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होते हैं। व्रकाणु जो नेफ्रॉन होते हैं, संरचनात्मक मतलब ये जो किडनी है वो किससे बनी होती है, व्रकाणु से बनी होती है। व क्रियात्मक, किडनी का जो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, व्रकाणु है, नेफ्रॉन है। जिस प्रकार हमने पढ़ा था सेल क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अवर बॉडी, स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो इसी प्रकार व्रकाणु जो होते हैं वो वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होते हैं। अब व्रकाणु के मुख्य भाग क्या होते हैं, व्रकाणु के मुख्य भाग हैं कोशिका गुच्छ, जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये क्या होता है, ये पतली भित्ति वाला रुधिर कोशिकाओं का गुच्छ होता है। ये क्या है, पतली भित्ति वाला रुधिर कोशिकाओं का गुच्छ होता है। दूसरा है बौमन संपुट, इसको आप चित्र में देख लीजिएगा। व्रकाणु की रचना जो चित्र बना हुआ है उसमें आप कोशिका गुच्छ अंदर देख सकते हैं, और उसी के बाहर जो है बौमन संपुट है। फिर आता है नलिकाकार भाग, जो नली वाला जो भाग है इसको हम नलिकाकार भाग कहते हैं। और चौथा इसका है संग्राहक वाहिनी, संग्राहक वाहिनी। ये चार इसके पॉइंट्स होते हैं, चार इसके भाग होते हैं, मुख्य भाग हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला कोशिका गुच्छ, दूसरा बौमन संपुट, तीसरा नलिकाकार भाग और चौथा है संग्राहक वाहिनी। ये चार पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा इनको। अब इसके बाद हम देखते हैं मूत्र बनने की प्रक्रिया क्या होती है, मूत्र किस प्रकार से बनता है, यूरिन फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। तो उसके लिए आपको व्रकाणु के जो मुख्य भाग हैं इनको याद रखना आवश्यक है, इनको याद रखिएगा। फिर इनका हम धीरे धीरे कार्य आगे चलकर कार्य देखते हैं कि इनका कार्य क्या होता है। हम देखते हैं आगे।
मूत्र बनने की प्रक्रिया, इसको यहाँ भी चित्र बना हुआ है, व्रकाणु का, नेफ्रॉन का चित्र बना हुआ है, उसके द्वारा इसको समझने की कोशिश करिएगा। जो सबसे पहला स्टेप है उसमें क्या है, फुफ्फुस से कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से अलग हो जाती है। जब हमारा ब्लड कहाँ गया, रुधिर में गया, हार्ट से होता हुआ रुधिर में जाता है, हार्ट से होता हुआ फेफड़ों में गया। जब फेफड़ों में जाता है तो वहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है, वो बाहर निष्कासित हो गई। अब वहाँ पे क्या होगा, जितने भी नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ हैं, जो नाइट्रोजनी वेस्ट मटेरियल है, जैसे यूरिया या यूरिक अम्ल, किडनी में रुधिर से अलग कर लिए जाते हैं। वो कहाँ पे अलग होते हैं, किडनी में। किससे अलग होते हैं, ब्लड से। मतलब ब्लड, किडनी क्या करता है, छानने का कार्य कर रहा है, ठीक है। छान कर, जिससे हम चाय बनाते हैं तो चाय छानते हैं, उसी प्रकार किडनी ने क्या किया, रुधिर को छाना और रुधिर में से ये पदार्थ जो वेस्ट मटेरियल है उनको अलग कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप देखिए इसका। अब इसको 3 स्टेप्स में पढ़ते हैं। जो मूत्र बनने की प्रक्रिया है इसको मेनली हम 3 स्टेप्स में पढ़ते हैं। पहला है कोशिका गुच्छ निस्यंदन। कोशिका गुच्छ मतलब कोशिका गुच्छ के अंदर ये क्या क्रिया हो रही है। जो हमने पहला पार्ट जो ग्लोमेरुलस जो पढ़ा था किडनी में, व्रकाणु के भाग में, अब वहाँ पे क्या हो रहा है, जब व्रक धमनी की शाखा व्रकाणु में प्रवेश करती है तब जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व अन्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कोशिका गुच्छ में से छनकर बौमन संपुट में आ जाते हैं। जब व्रक धमनी क्या कर रही है, जब व्रक धमनी की शाखा व्रकाणु में प्रवेश करती है, जब वो व्रकाणु किडनी के नेफ्रॉन में जब प्रवेश करती है तो वहाँ पे क्या होता है, कौन कौन से पदार्थ अलग हो रहे हैं, देखिए जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व अन्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ। यहाँ कुछ मात्रा में जल भी आ रहा है, कुछ लवण भी आ रहे हैं, ग्लूकोज की भी कुछ मात्रा आ रही है, व अमीनो अम्ल की भी कुछ मात्रा आ रही है, और नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ भी आ रहे हैं। कोशिका गुच्छ में से छनकर कहाँ आ गए, बौमन संपुट में आ जाते हैं। कोशिका गुच्छ ने छानने का कार्य किया और ये कहाँ आ गए, बौमन संपुट में आ जाते हैं। इसके बाद है पुनः अवशोषण। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, छानने का काम हो गया, ये पदार्थ छनकर बौमन संपुट में आ गए। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, पुनः अवशोषण। अब जो पदार्थ आए हैं, जैसे जल आया है, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, ये अपशिष्ट तो नहीं है, इनकी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी में। अब यहाँ पे क्या होता है पुनः अवशोषण में, व्रकाणु के नलिकाकार भाग में, जो नलिकाकार भाग था व्रकाणु का, उसका कार्य देखिए। व्रकाणु के नलिकाकार भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण व जल का पुनः अवशोषण हो जाता है। तो ये जो पदार्थ जिनका उपयोग है हमारे शरीर में, ये छनकर आ तो गए हैं बाहर, बौमन संपुट में छनकर आ गए, लेकिन क्या है, ये हानिकारक नहीं है, इनका उपयोग है हमारे शरीर में। तो इनका क्या होता है, वहाँ पर नलिकाकार भाग जो है व्रकाणु में, वहाँ पर इनका पुनः अवशोषण, ये पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं। यहाँ नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ अवशोषित नहीं हुआ है, क्या हुआ है, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण व जल अवशोषित हुआ है। ठीक है, ये 2 स्टेप हो गए। अब तीसरा स्टेप है नलिका श्रावण। नलिका श्रावण में क्या हो रहा है, यूरिया, अतिरिक्त जल व लवण जैसे उत्सर्जी पदार्थ व्रकाणु के नलिकाकार भाग में के अंतिम सिरे में रह जाते हैं व मूत्र का निर्माण करते हैं। जो व्रकाणु का अंतिम सिरा है, जो संग्रह नलिका है, वहाँ पे क्या होता है, यूरिया जो कि नाइट्रोजनस बेस्ड है, अतिरिक्त जल, जिस जल की आवश्यकता नहीं है, भाई जब हम यूरिन करते हैं तो जल भी बाहर निकलता है, व लवण, कुछ लवण जैसे उत्सर्जी पदार्थ कहाँ आ गए, व्रकाणु के नलिकाकार भाग के अंतिम सिरे में आ जाते हैं, मतलब संग्रह नलिका में आ जाते हैं, और वहाँ पर ये किसका निर्माण करते हैं, मूत्र का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार जो हमारी मूत्र जो बनती है, जो यूरिन बनती है, उसमें यूरिया भी होता है और कुछ अमाउंट जो अतिरिक्त जल है, जो एक्स्ट्रा वाटर है, जिसका हमारे शरीर से निष्कासन होना है, या फिर कुछ सॉल्ट्स हैं, कुछ लवण हैं जिनका बाहर उत्सर्जन होना है, तो वो भी हमारे यूरिन में रहते हैं। तो इनका क्या है, ये संग्रह नलिका में ये एकत्रित हो जाते हैं और वहाँ पर ये मूत्र का निर्माण कर रहे हैं। अब वहाँ से मूत्र संग्राहक वाहिनी या व मूत्र वाहिनी से होता हुआ, अब वहाँ से क्या होगा, जो मूत्र है, जो यूरिन है, वो संग्राहक वाहिनी
वह मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है। जो मूत्राशय है हमारा, वहाँ पे क्या होगा, अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है तथा मूत्राशय के दाब द्वारा मूत्र मार्ग से बाहर निकलता है। और जब हमें उसे बाहर निकालना होता है, जब हमारी बॉडी सिग्नल करती है कि हमको अब यूरिन अपना एक्सक्रीट आउट करना है, तब हम यूरिन को बाहर अपने शरीर से बाहर निष्कासित कर देते हैं। तो ये थी मूत्र बनने की प्रक्रिया। इसको एक बार फिर समझिए। सबसे पहले क्या होता है, फुफ्फुस से जो रुधिर आया है उसमें CO2 फुफ्फुस ने अलग कर ली, अलग हो जाती है। उसके बाद जो नाइट्रोजनी वेस्ट मटेरियल है उसको कौन अलग करता है, किडनी। उसको किडनी क्या करती है, ब्लड से नाइट्रोजनी वेस्ट मटेरियल जो भी है, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, उसको छानकर किडनी अलग कर लेती है। इसको छानने का कार्य किसने किया, कोशिका गुच्छ ने किया। कोशिका गुच्छ जब ये सब छान लेती है, जब जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल वन अन्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को छान लेती है, तो ये छनकर कहाँ आ गए, बौमन संपुट में आ गए। बौमन संपुट के बाद क्या हुआ, ये इनका पुनः अवशोषण होता है। इनका पुनः अवशोषण कहाँ होगा, नलिकाकार भाग में। नलिकाकार भाग में जो उपयोगी पदार्थ हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण व कुछ जल की मात्रा पुनः अवशोषित हो जाती है। अब नलिका श्रवण में क्या था, जो यूरिया है, अतिरिक्त जल व लवण है जिनकी ज़रूरत नहीं है, जो निष्कासित होने हैं, वो अंतिम सिरे में आ जाते हैं, अंतिम भाग में आ जाते हैं, नलिकाकार भाग में। और वहाँ से ये संग्राहक वाहिनी, मूत्र वाहिनी से होते हुए मूत्राशय में आ जाते हैं, वहाँ अस्थायी रूप से संग्रहित रहते हैं और फिर ये हमारे शरीर के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये था आपका मूत्र बनने की प्रक्रिया। अब पानी जो होता है, पानी आप सोचेंगे पानी तो हानिकारक नहीं है, लेकिन जितने पानी की हमारी आवश्यकता होती है बॉडी को, जितने जल की आवश्यकता होती है उतना जल हमारी बॉडी जो है ले लेता है, लेकिन कुछ जल जो है आवश्यकता अनुसार बॉडी से बाहर भी आता है, बाहर भी जाता है। तो इसीलिए कहते हैं पानी की कभी भी हमारी बॉडी में कमी नहीं होनी चाहिए, पानी हमें रेगुलर पीते रहना चाहिए। तो ये था हमारा मानव में उत्सर्जन किस प्रकार हुआ, मूत्र किस प्रकार बना, यूरिन फॉर्मेशन किस तरह हुआ, ये हमने देख लिया। अब हम इसी वीडियो में जानते हैं पादप में उत्सर्जन किस प्रकार होता है, पादप किस प्रकार से अपने पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं पादप में उत्सर्जन। पादप में उत्सर्जन ज़्यादा नहीं, केवल 4 स्टेप्स में हम इसको समझेंगे, ज़्यादा डिटेल में हमको नहीं जाना है। पादप में उत्सर्जन देखिए, हमने पढ़ा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया। उस दौरान क्या हो रहा था, अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। पादप जो होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के दौरान क्या करते हैं, अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर वहाँ पे स्टोर हुआ है, तो उस क्रिया के द्वारा वो क्या कर रहे हैं, उसे छुटकारा पा रहे हैं। दूसरा है, बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थ कोशिकीय रिक्तिका में संचित रखते हैं। बहुत से पादप क्या होते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती है। तो हमने ये क्लास 9 में पढ़ा है, पादप कोशिका में क्या है, रिक्तिका पाई जाती है, जहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ को पादप संचित रखते हैं। तीसरा है इसका, अन्य अपशिष्ट पदार्थ जो उत्पाद हैं, कुछ और अपशिष्ट जो उत्पाद हैं, जैसे रेजिन हो गया, गोंद हो गया, के रूप में पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। ये क्या होते हैं, पुराने जाइलम में संचित हो जाते हैं। आप चित्र में भी देख सकते हैं ये किस प्रकार से वहाँ पे संचित रहते हैं। और चौथा है, पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थ को अपने आसपास मृदा में उत्सर्जित करते हैं। जो उनकी सूखी पत्ती हो गई, टहनियाँ हो गई, तो उनको क्या करते हैं, अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित कर देते हैं पादप। तो पादप में उत्सर्जन हमें इतना ही पढ़ना है। ये चार स्टेप्स हैं इसके, सॉरी 4 स्टेप्स नहीं, 4 प्रोसेस हैं इसकी। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पादप अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थ कोशिकीय रिक्तिका में संचित रखते हैं। थर्ड है, अन्य अपशिष्ट पदार्थ उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। और फोर्थ है, पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थ को अपने आसपास मृदा में उत्सर्जित करते हैं। तो पादप में मेनली ये 4 तरीके के प्रोसेस होते हैं उत्सर्जन के। तो यहाँ पर आपका जो क्लास 10 का जो चैप्टर 6 है, जैव प्रक्रम है, वो पूरा हो गया है। आप सभी पार्ट्स को देखिएगा, और कोई दिक्कत आती है तो मुझे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप लोग को स्लाइड्स चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में मैसेज करिएगा। थैंक यू वेरी मच।